नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झामुमो ने आगामी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसके तहत राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के एक बड़ी सांगठनिक बैठक हुई, जिसमें राज्य के 24 जिलों के जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ये झामुमो की ये बैठक कई मायनों में खास रही। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के सांगठनिक पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसमें सरकार की योजनाओं की समीक्षा का निर्देश मुख्य रूप से शामिल रहा। जहां भी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, वहां जनता को इसका लाभ मिल पाए, ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आगामी चुनाव के लिए भी तैयार रहने के टिप्स भी दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक रूटीन बैठक थी। चुनाव से पहले ये बैठक हुई है तो स्वाभाविक तौर पर उस पर भी चर्चा की गई। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में शामिल होने के सवाल पर कहा कि अभी सीट को लेकर प्रत्याशी के नाम तय नहीं हुए हैं। नाम तय हो जाने के बाद ये प्रयास किया जाएगा ताकि प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 नवंबर के बाद सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार आपके द्वार की भी शुरुआत होने जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले भी हुई थी और ये कई चरणों में संपन्न होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों की एक दिवसीय ये बैठक थी, सम्मेलन थी। और ये पाठशाला तो राजनीतिक दलों का ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है। और वैसे भी अभी हम लोगों ने पूरे बारिश के वक्त में भी चीज़ों को गैप रखा था, तो इसको लेकर के सभी यहाँ एकत्रित हुए और आने वाले समय में सांगठनिक आवश्यकताएं क्या है, कैसे मजबूती है, कितनी और मजबूत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज से थोड़ी बहुत पहले से चल रहा है चीज़ें। तो सरकार अपना काम करती रहे, तो सरकार अपना काम कर रही है और बखूबी लोगों तक पहुंच रही है। लोगों को जो उनकी समस्या है, उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। कुछ दिशा निर्देशों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। पुनः फिर से संगठन की बैठक बहुत जल्द, उसकी नई तिथि आप लोग को समझ देंगे। इधर जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत आम बागान मैदान के पास सारा कॉम्प्लेक्स में अवस्थित होटल सुविधा में सेक्स रैकेट के संचालन का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 41 लोगों को हिरासत में लिया है। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन को शहर के कुछ होटल में सेक्स रैकेट के संचालन की लगातार सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर मिली गुप्त सूचना पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सांची पुलिस ने आम बागान से सटे सना कॉम्प्लेक्स में अवस्थित होटल सुविधा में छापेमारी की। यहां होटल के विभिन्न कमरों में महिला पुरुष संदिग्ध अवस्था में पाए गए। इसके बाद पुलिस ने कुल 41 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 19 महिलाएं और 22 पुरुष शामिल है। पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना ले गई। वहीं होटल मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुमित प्रकाश ने बताया कि शहर के किसी अन्य होटल में भी इस तरह का कारोबार फल फूल रहा है तो वह सचेत हो जाए, अन्यथा सूचना के आधार पर उन होटलों में भी छापेमारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा किए गए इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग भी हतप्रभ थे। उन्होंने ऐसे घिनौने कारोबार की निंदा करते हुए होटल मालिक सहित गिरफ्तार सभी पर कार्रवाई करने की मांग की है। जहाँ पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो हम लोग आज शाम के समय में यहाँ पे और फिर हम लोगों ने देखा। अभी छानबीन चल रही है, अभी जांच की जाएगी कौन यहाँ पे था, इसके ऊपर सब चलाया जा रहा था और फिर क्या एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही थी उसका एक डिटेल अभी जांच रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। और जमशेदपुर लोह नगरी में इस तरह का घटना देखने को पहले नहीं मिलता था। आज हम लोग नशा विरोधी अभियान में बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये देह व्यापार ये आज का डेट में
और ये शहर का बीचों बीच नाक कहने जाने वाला सानक मैंने सांची में जो आम बगान से मशहूर है, यहाँ पे हजारों लड़कियां और लड़के आते हैं कोचिंग करने के लिए। उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप बखूबी जान सकते हैं। और इस तरह का देह व्यापार करने वाले जितने भी होटल और संस्था है, इनको जल्द से जल्द सील किया जाए। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, इसमें जो भी सामाजिक आदमी है उनका सहयोग चाहिए, तो हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं और इसको बंद किया जाए किसी तरह। वहीं पोटका प्रखंड मुख्यालय में स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुलती दिख रही है। सबसे खराब स्थिति यहां के शौचालय की है, जहां साफ सफाई नहीं के बराबर होती है। इसकी बदबू से परेशान लोग शौच करने शौचालय के बजाय बाहर जाने पर मजबूर है। मौजूदा समय में डेंगू एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसे लेकर कई तरह के सावधानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरती जा रही है। वहीं दूसरी ओर पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचने पर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आती है। प्रखंड मुख्यालय के अंचल एवं प्रखंड दोनों ही कार्यालयों के शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस कारण लोग खुले में जहां तहां शौच करने को विवश है। सबसे बड़ा बात है, प्रखंड मुख्यालय करोड़ों लागत से बनाया गया है। अभी जो पेशाब करने जाते हैं पूरा बदबू आता है। हम लोग को मजबूरी में झाड़ी में कहीं पेशाब करने जाना पड़ता है। ये स्वच्छ भारत अभियान का जो एक पदाधिकारी लोग मतलब गोला घोट दिया है, इसका निगरानी करना चाहिए। और सरकार को भी ये करना चाहिए कि कोई एक फंड देना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान कैसे चलाया जाए, साफ सुथरा कैसे रखे। महिला लोग को भी झाड़ी जलाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। यहाँ लेटरिन किया हुआ है, बदबू आता है। हाँ, गेट में खड़ा होना मुश्किल है, अंदर कैसे जाकर पेशाब करें, इतना बदबू आता है। यहाँ तो पदाधिकारी तो आँख बंद किया हुआ है। सीओ कार्यालय हो, अंचल कार्यालय, वीडियो कार्यालय हो, वही हाल है। जैसे आँख बंद करके ब्लॉक आता है, ब्लॉक से आँख बंद करके घर जाता है। हालत यह है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से भी शौचालय में घुस गया तो वह गंदगी और बदबू से परेशान होकर बगैर शौच के तत्काल बाहर निकल जाता है, जबकि कई लोग खुले में जाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि पोटका प्रखंड मुख्यालय में स्वच्छता की पोल खुलने की। पोटका अंचल कार्यालय है और ये अंचल कार्यालय का जो शौचालय है, इसको देख के ऐसा एहसास हो रहा है कि जो स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पोटका का जो शौचालय है, ब्लॉक का जो शौचालय है, अंचल का जो शौचालय है, यहाँ आके दम तोड़ दिया। यहाँ शौचालय में जाके कोई पेशाब भी नहीं कर सकता है। पेशाब का जो मतलब ये है, उसमें जाकर पैखाना है, इतना मतलब पूरा कचरा भरा हुआ है, पूरा बदबू आ रहा है, वहाँ कोई घुस भी नहीं सकता है। यहाँ लेडीज़ का भी है, यहाँ CDPO कार्यालय है, यहाँ CDPO का वहाँ सेविका सहायिका लोग आते हैं। ये घुसने का मतलब ये नहीं है, शौचालय के घुसने की स्थिति नहीं है। तो करोड़ों रुपया का ये जो ब्लॉक अंचल का जो ये कार्यालय है और यहाँ जो शौचालय की जो स्थिति है, यहाँ ना महिला घुस सकती है ना पुरुष घुस सकते हैं। यहाँ पूरा कचरा का अंबार है, यहाँ बदबू आ रही है और यहाँ मतलब पैखाना भरा हुआ है, कोई साफ सुथरा नहीं है। तो यही सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं, ये इसको निगरानी करनी चाहिए और ये सबको साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा है हमारा देश का, ये नारा जीवित रहे। यहाँ आके ऐसे ही करोड़ों रुपया का मकान में, करोड़ों रुपया का शौचालय जो भवन है, प्रखंड भवन है, जो अंचल भवन है और यहाँ जो शौचालय है, यहाँ आके भारत का स्वच्छ भारत अभियान ऐसे ही न दम तोड़ दे। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थिति इतनी बदतर होने के बावजूद यहां साफ सफाई करने को लेकर पदाधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान तक नहीं जाता है। इससे उन्हें इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के सतबहनी धीराजगंज मुख्य सड़क किनारे धड़ल्ले से दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध कारोबार किया जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष का माहौल है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। सतबहनी धीराजगंज मुख्य सड़क किनारे लगातार दुकानदारों द्वारा सड़क का अतिक्रमण कर दुकान बनाया जा रहा है। साथ ही इन दुकानों में अवैध कारोबार, नशीले पदार्थों की बिक्री करने समेत अड्डेबाजी हो रही है। यहाँ असामाजिक तत्वों का जुटान हो रहा है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को मुख्य सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मुख्य सड़क मार्ग से होकर 1 दर्जन से भी अधिक गांव के लोगों का आना जाना होता है, जिन्हें सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध धंधों के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि सड़क से देर शाम महिलाएं भी गुजरती है, जिन्हें अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन के साथ आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये जो सातवाहनी धीराजगंज मुख्य सड़क है, इसमें लगभग करीब 30 से 40 हजार लोगों की आबादी है इधर, और करीब 1000-1500 घर है, और मुख्य सड़क है इधर जाने के लिए, आवागमन के लिए। और ये जो रोड है लगभग 15 या 16 फीट चौड़ा है, 2 गाड़ी पार होने में भी कठिनाई होती है। और यहाँ वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से किनारे हड़िया आपका तरह तरह का दुकान लगाने से यहाँ आवागमन में कठिनाई होगा हम लोग को, और सारे ग्रामवासी हम लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह का यहाँ रोक लगाया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी के बागजादा स्थित बाकड़ा में यूसीआईएल बागजादा खदान में रोजगार की मांग को लेकर 3 सड़क विस्थापित परिवार ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर देर तक गहमागहमी बनी रही। मुसाबनी के बागजाता स्थित बाकड़ा के मदन टोला में 3 सड़क विस्थापित परिवार ने यूसीएल बागजाता खदान में रोजगार की मांग को लेकर मुख्य सड़क को लेकर सुबह प्रथम पाली से जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण मजदूर वाहक वाहन और माल वाहक वाहन पूरी तरह से प्रभावित रहा। किसी भी 4 चक्का वाहन को जाने नहीं दिया गया। सड़क जाम में तीनों परिवार के महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे सड़क पर डटे रहे। सड़क जाम में शामिल विस्थापित गाली टूडू ने कहा कि 17 वर्ष बीत गए, लेकिन यूसीएल बागजाता खदान में जाने के लिए मुख्य सड़क में हम 3 परिवारों की जमीन गई है, लेकिन अब तक न ही जमीन का मुआवजा दिया गया है और न ही परिवार से किसी को भी रोजगार दिया गया है। कंपनी प्रबंधन अब तक सिर्फ आश्वासन नहीं देते आई है। थक हार कर हम 3 परिवारों ने मजबूरन ये कदम उठाया है। जब तक प्रबंधन मुआवजा और नौकरी नहीं देती है, तब तक सड़क जाम अनिश्चितकाल के लिए जाम रहेगा। मेरा 3 भाई लोग हैं, चाचा लोग, और हम लोग का रियायती ज़मीन है। 17-18 साल से हम लोग को कंपनी आश्वासन दे रहा है, तो अभी तक हम लोग कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं दिया अभी तक। हम लोग मजबूरन लोग सड़क को हमको जाम करना पड़ रहा है, ताकि हम लोग को मांग की नौकरी चाहिए, इसका मुआवजा चाहिए, जो सबको मिला। हम लोग को अधिकार, जो अधिकार होता है हम लोग का अधिकार, वो हमको मिलना चाहिए। मुआवजा नहीं मिला, कोई काम, कोई नौकरी नहीं मिला है। कंपनी इतना इंसान हम लोग का आश्वासन दे रहा है, आज देंगे कल देंगे। 17-18 साल हो गया, हम लोग मजबूरन अब रोड जाम करना पड़ा, और हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग का मतलब फैसला नहीं होगा। जब तक सही या गलत का हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इधर सरायकेला के आदित्यपुर एमआईजी एलआईजी जनता रो हाउस सार्वजनिक काली पूजा समिति की एक अहम बैठक काली पूजा की तैयारियों को लेकर हुई। ये बैठक भाजपा नेता सह पूजा कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सर्वप्रथम पिछले वर्ष काली पूजा में खर्च हुए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही आगामी 12 नवंबर को काली पूजा के भव्य आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। तय हुआ कि 29 अक्टूबर को दिन के दूसरे प्रहर भूमि पूजन किया जाएगा। वहीं 11 नवंबर के शाम 6 बजे पूजा का उद्घाटन समारोह पूर्वक करने पर सहमति बनी। इस वर्ष भी समिति के वार्षिक स्मारिका का प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया। इससे पहले बैठक में पुरानी कमेटी को भंग किया गया और दोबारा शैलेंद्र सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। निर्णय लिया गया कि 14 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनुपमा यादव और प्रियंका सिंह शिरकत करेंगे। इस वर्ष पूजा कमेटी अपनी रजत जयंती समारोह मना रही है। इस मौके पर लकी ड्रॉ के माध्यम से एक विजेता को एक स्कूटी पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पत्रिका के विमोचन के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह और विधायक सरयू राय का शुभकामना संदेश प्राप्त हो चुका है। अन्य गणमान्य लोगों का शुभकामना संदेश प्राप्त हो रहा है। हम लोग श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी की मैं 99 से मेरे नेतृत्व में पूजा हो रही है। इस बार हम लोग 2023-25 वर्ष पूर्ण हो रहा है, और इस पूजा में इस बार हम लोग समाज के सहयोग से जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष हम लोग पूजा करते हैं, इस बार उसी प्रकार से हम लोग पूजा करेंगे।
और एक विषय की 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग इस बार एक यादगार के लिए एक सुजुकी कंपनी का ये स्कूटर है जिसका कीमत 1 लाख रुपया हम लोग रखे हैं। हमारे समाज में जो लोग ये चंदा देते हैं 1000 कूपन का दाम कीमत है, रसीद जो चंदा देते हैं और हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसके भी भाग्य में हो। और प्रत्येक वर्ष हम लोग पत्रिका का विमोचन कराते हैं। इस बार भी पत्रिका का विमोचन होगा। 11 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी करेंगे। 14 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार होगी। और हमारे बीच भोजपुरी की हमारी जो गायिका है अनुपमा यादव, प्रियंका सिंह भास्कर, दोनों आ रही है। वहीं राजधानी रांची के मोराबाद स्थित हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभारंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये चैंपियनशिप आगामी 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 6 देश के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बना लीजिए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फाइल फुटेज भी हो जाएगा, आपको जनवरी में काम आएगा तुरंत। चैंपियनशिप का पहला मुकाबला शुक्रवार की शाम 4 बजे जापान और मलेशिया में खेला गया। वहीं 6:15 बजे से चीन और कोरिया के बीच मुकाबले को लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। हालांकि जिस मुकाबले को लेकर ज्यादा उत्सुकता देखी गई वह शाम के 8:30 बजे से भारत और थाईलैंड के बीच का मुकाबला रहा। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन भी शाम के 8:30 बजे राज्य के खेल मंत्री के हाथों होना है। इस बीच भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार की सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक हॉकी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। इस दौरान टीम के सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। उनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागर प्रखंड क्षेत्र के अनुग्रह नारायण +2 उच्च विद्यालय पीड़ित परिसर में विस्थापित अधिकार मंच सह झारखंडी खतियानी भाषा संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया गया। ये अनशन शाम करीब 4 बजे एडीपीओ आश्वासन पर समाप्त किया गया। इससे पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विस्थापित अधिकार मंच सह झारखंडी भाषा खतियानी भाषा संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत हुई। मालूम हो कि वित्तीय अनियमितता, छात्र छात्राओं से अवैध वसूली, भाषा का शिक्षक नियुक्ति करने व विद्यालय के शिक्षकों की अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर डीसी व डीओ को मांग पत्र सौंपा गया था, जिसकी जिला स्तरीय जाँच टीम द्वारा कराई गई। फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर इस अनशन की शुरुआत की गई। इस बीच प्रशासनिक स्तर पर मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन मिला, जिसके बाद अनशन को समाप्त किया गया। विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने कहा कि जांच के बाद भी प्रधान अध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर 17 अक्टूबर को डीओ, बीडीओ व ईचागर थाना प्रभारी को अनिश्चितकालीन अनशन का लिखित सूचना दिया गया था। उसके बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनशन प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में 5 नवंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर फिर से अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। मौके पर दर्जनों अनशनकारी उपस्थित थे। क्योंकि आज जो ये अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय +2 स्कूल है, इस स्कूल में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रहा है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी है, स्कूल को एक मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी है यानी हमारे प्रभारी प्रधान अध्यापिका मिताली मैम जी, उनके द्वारा बहुत गड़बड़ी किया जा रहा है, जिसको लेकर हमने 8 सितंबर को उपायुक्त महोदय को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग संज्ञान दिए थे। साथ ही साक्ष्य के साथ, प्रूफ के साथ हमने उनको अवगत कराए थे। देखिए ये सारा चीज़ गड़बड़ियाँ चल रहा है इस स्कूल में, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। क्योंकि यहाँ 720 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक 720 स्टूडेंट है, मात्र 3 ही शिक्षक है। इन सारे बिंदुओं पर हमने संज्ञान दिया था, जिसके आधार पर जांच कमेटियां बना। जांच कमेटी बनने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, हमें लगा ये लिपापोती हो चुका है। हमें लगा कि इस पर अब कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि इसे छुपाने का ही काम चल रहा था। फिर हम लोगों ने 17 तारीख को आमरण अनशन, आज 26 तारीख आमरण अनशन पर बैठने का हमने ज्ञापन दिए थे, जिसके आधार पर हम सारे लोग आज बैठे थे। लेकिन आगे जाकर हमारे कुछ और मांगे हुआ, जैसे हमें सूचना मिला
यहाँ के जो एसएमसी है, जो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, यहाँ के अध्यक्ष हैं या फिर हाकिम चंद्र महतो हैं, ये सारे लोग ही हमारे जो मिताली मैम इनको बचाने का काम कर रहे थे। तो इसकी सूचना हम लोगों ने ऊपर दिए हैं, उनको बताए हैं कि इसको भी हमें बदलना है। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किए हैं कि पहले एक काम होने दीजिए, पहले मैडम जी जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने दीजिए, उसके बाद एसएमसी कमेटी का भी फिर से आम सभा करके किया जाए। पर शिक्षक चाहिए, जिस पर भी बातें हुआ आगे सारा चीज होगा। इसी आश्वासन पर आश्वस्त पे हम सारे लोग आज के अनशन को समाप्त कर रहे हैं। अगर 5 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है तो 6 तारीख को हम लोग दोबारा फिर से आमरण अनशन पर बैठेंगे। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।